नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के प्रथम अध्याय समानता के बारे में हम आज जानेंगे। पिछली कक्षा 6 में हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान और समानता व न्याय। समानता लोकतंत्र का एक विशेष और आवश्यक गुण है। प्यारे बच्चों, जैसे आप अध्याय 1 खोलते हैं उसमें आपको कुछ मनुष्यों के चित्र दिखाई देते हैं, जैसे छोटे लाल किसान, मंजीत कौर शिक्षिका, तेजा सिंह व्यापारी। ठीक उसी प्रकार से एक छात्र है, एक घरेलू कामगार महिला है, दूसरी घरेलू कामगार महिला है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि ये 2 महिलाएं और इनके पीछे कुछ पुरुष लाइन में लगे हुए हैं। पहली महिला है कांता, जो अपनी दोस्त सुजाता से बातें कर रही हैं। बातों का विवरण ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ऊपर ये बातें कर रही है कांता और ये बातें कर रही है सुजाता। ये बातें करते वक्त बता रही हैं कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। जैन साहब वह व्यक्ति है जिसके यहाँ ये कांता काम करती है, तो उसे बड़ी खुशी मिलती है कि उसका वह मालिक जिसके यहाँ वो काम करती है वह भी इसी लाइन में उसके साथ खड़ा है, समानता के साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद ये दोनों लोग वोट डालकर चली जाती हैं और जो जैसे ही बाहर निकलती है देखती है कि जैन साहब गाड़ी में बैठे जा रहे हैं और उनको नमस्ते करती है और उसके बाद वह अपने घर की ओर जाती है, जहाँ उसकी लड़की गुड़िया बीमार पड़ी हुई है और वह उसको कुछ चाय पानी देने के बाद कहती है कि बेटे तुम आराम करो और शाम के समय मैं आकर तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगी। इसके बाद लड़की को लेकर वह सरकारी अस्पताल में जाती है, जहाँ पर भी एक लाइन लगी हुई है और कांता देखती है कि इस लाइन में कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं है, सभी लोग गरीब लोग बैठे हुए हैं। इससे उसके मन में बात उत्पन्न होती है कि हमारे देश में सभी लोग समान नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा आदमी नहीं बैठा, सब लोग गरीब आदमी ही बैठे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि समानता लोकतंत्र के लिए इतना आवश्यक क्यों है, और दूसरा, क्या भारत के नागरिकों में समानता है? लोकतंत्र के लिए चुनाव सबसे आवश्यक है और उसमें मतदान करना गर्व की बात है। मताधिकार की समानता के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सभी नागरिक लोगों को मतदान करने का बराबर अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का क्यों न हो। इसे ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता पर आधारित है, क्योंकि वह घोषित करता है कि देश का हर 18 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क स्त्री और पुरुष, चाहे उसका धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट डालने का हकदार है। अर्थात सभी को एक समान वोट डालने का अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। अन्य प्रकार की असमानता है। हम सब लोग भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और हमें बराबर का मत देने का अधिकार भी है, परंतु दैनिक जीवन में, हर रोज के जीवन में हम हर कदम पर असमानता का सामना करते हैं। हमारे देश में गरीबी और अमीरी की असमानता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और स्त्री और पुरुष के रूप में भी अनेक भेदभाव किए जाते हैं। इनमें प्रमुख भेदभाव है जाति के रूप में किया जाने वाला भेदभाव या धर्म के रूप में किया जाने वाला भेदभाव। जातिगत भेदभाव का अनुभव हमें बचपन में ही छोटी छोटी बातों में दिखाई देने लगता है। यहाँ तक कि माँ बाप और आस पड़ोस के लोग ही हमें जाति के रूप में संबोधित करने लगते हैं। यह समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी बहुत तेजी के साथ यह समस्या अपना पैर फैला रही है। एक शब्द आपने सुना होगा, दलित। दलित किसे कहते हैं? दलितों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कुचला हुआ, दबा हुआ। इसके साथ पूर्व काल में भी भेदभाव होता था और आज भी इस वर्ग के साथ भेदभाव होता है। ऐसे ही एक दलित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा झूठन में अपने स्कूल के दिनों के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से मैं स्कूल में जाता था
और ज़मीन पर बैठते थे। कई बार तो बैठते बैठते मैं दरवाजे के पास पहुंच जाता था और वहां तक कभी कभी चटाई भी नहीं आती थी और नीचे ही बैठना पड़ता था। कई बार बिना मतलब की पिटाई हो जाया करती थी। एक बार की बात वो लिखते हैं कि प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लग गई और चेहरे पर सिर पर धूल भर गई। मेरी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर साहब भी मुझे देख रहे थे, कहीं मैं झाड़ू लगाना बंद न कर दूं। इतनी देर में ओम प्रकाश के पिताजी वहां पर आते हैं और वह अपने बेटे को झाड़ू लगाता हुआ जब पाते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं और मास्टर साहब को चिल्लाकर कहते हैं कि इसको मैं ले जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए इस स्कूल में और भी बच्चे पढ़ने आएंगे, इसी प्रकार से आप उनका साथ शोषण नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक दूसरी कहानी आती है अंसारी परिवार की। वे लोग किराए का मकान ढूंढने के लिए शहर में जाते हैं और उनके पास पैसा भी है, वो पैसा देकर ले सकते हैं। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, उसने कई मकान दिखाए, परंतु जिस मकान में भी वह अपना परिचय अंसारी के रूप में देते, वही मकान मालिक उनको सब कुछ होते हुए भी मना कर देता और कहता कि हम मांसाहारी लोगों को अपने मकान में नहीं रखते। वास्तव में बात ये थी कि जैसे ही वो अपना नाम अंसारी बताते थे तो सभी मकान मालिक उन्हें मना कर देते थे, क्योंकि वो समझ जाते थे कि यह दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं और उन्हें मना करने के अनेक बहाने करते रहते थे। बहुत से मकान दिखाने के बाद प्रॉपर्टी डीलर भी थक गए। उन्होंने कहा कि अंसारी जी, आप अपना नाम कुमार क्यों नहीं बताते। अंसारी दंपत्ति ने इसके लिए मना कर दिया और वह दूसरे मकान की तलाश में निकल गए। काफ़ी ढूंढने के बाद उनको मकान तो मिल गया, लेकिन ये पूरी घटना बताती है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ और अंसारी परिवार के साथ जो भी घटना घटी वह बिल्कुल भी मानवीय नहीं थी। मानवीय गरिमा का मूल्य। इन ऊपर बताए गए दोनों उदाहरणों और अपने जीवन के रोज के अनुभव से आप समझ गए होंगे कि प्राय लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति में है, किस धर्म में है, किस क्षेत्र में है और वे उच्च वर्ग से, मध्यम वर्ग से, निम्न वर्ग से हैं या किसी अन्य से। किसी व्यक्ति की गरिमा या आत्मसम्मान को जब आघात या ठेस पहुंचती है तो तब बहुत कष्टकारी होता। ओम प्रकाश वाल्मीकि एवं अंसारी परिवार के साथ हुए व्यवहार से उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बिना किसी उनकी गलती के उन्हें चोट पहुंचाई गई, जो कि नहीं होना चाहिए। मानवीय गरिमा का मूल्यांकन। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो सम्मान अन्य व्यक्तियों को मिलता है। भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित। चौथा नंबर है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, अर्थात छुआछूत का। अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत का अंत कर दिया गया। जो व्यक्ति किसी को अछूत मानेगा उसे दंडित किया जाएगा। समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समाज में लागू किया गया है। भारत के ऐसे कानून ही व्यक्तियों के समान व्यवहार के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सरकार कानून के द्वारा ऐसे लोगों को अवसर देना चाहती है जिनको पूर्व में बहुत दबाया गया था। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। सभी सरकारी प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में ही दिया जाता है, सब लोग जानते हैं। आपके स्कूलों में भी दिया जाता होगा, लेकिन ये कब यह लागू हुआ और कैसे हुआ? सर्वप्रथम भारत में तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुआ मध्याह्न भोजन
और 2001 में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी सरकारों को आदेश किया गया कि आप अपने अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में दोपहर का भोजन बच्चों को खिलाएंगे। इस दोपहर के भोजन से क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो गरीब परिवारों के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते थे उनको दोपहर को भोजन मिलने लगा। इससे उनका जो कुपोषण की समस्या थी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके भोजन की समस्या थी, उसका अंत हो गया। और साथ ही साथ बच्चे पेट भर खाने के बाद आराम से शिक्षा भी प्राप्त करने लगे और विद्यालय में हर रोज़ आने लगे, उनकी उपस्थिति बढ़ने लग गई। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम, सरकारों के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दलित बच्चों के साथ भेदभाव आज भी कहीं कहीं पर होता है, जो कि बहुत ही अमानवीय है। इससे उन बच्चों के मनों को आघात पहुंचता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों की दृष्टिकोण में अभी भी परिवर्तन नहीं आया, वह बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी व्यक्ति कमतर नहीं है, छोटा नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत अर्थात निरंतर चलने वाला संघर्ष है, यह एक दिन में कम होने वाला नहीं है। इस चित्र में आप देख रहे हैं हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान, विचारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। दूसरे, मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसिक व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आत्मसम्मान कितना जरूरी है एक व्यक्ति को इस संसार में सम्मान पूर्वक जीने के लिए। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, क्या आप ये समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां समानता है और जहां असमानता के लिए और जहां समानता के लिए संघर्ष चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। संसार के बहुत से लोकतांत्रिक देश जिनमें समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, अर्थात उनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। यह अफ्रीकी अमेरिकन कौन है? वे लोग जो कभी दास्ता के लिए काम करने के लिए खेतों में अमेरिका में लाए गए थे, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो आगे के लोग हैं, उन लोगों को अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद जाकर उनको समानता का अधिकार प्रदान किया गया। इनके साथ किस प्रकार के भेदभाव किए जाते थे? जैसे बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा व्यक्ति आ जाता था तो उन्हें अपनी सीट से खड़ा होना पड़ता था, तो वहाँ पर गोरा व्यक्ति बैठ जाता था। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक महिला बैठी है आगे, जो अफ्रीकी अमेरिकन है, और जो पीछे व्यक्ति बैठा हुआ है वह व्यक्ति गोरा अमेरिकन है। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके वो थक गई थी और वह एक सीट पर बैठ गई। उस दिन उसने
सीट से उठने से इनकार कर दिया, जिससे अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1 दिसंबर 1955 की एक घटना से अमेरिका में बहुत बड़ा नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। इस आंदोलन के बाद 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने अमेरिका में होने वाले नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को रोक दिया, निषेध कर दिया तथा उसके अनुसार अफ्रीकी अमेरिकनों के बच्चों को अब उन सब स्कूलों में पढ़ने की अनुमति मिल गई जहां पर गोरे अमेरिकन लोगों के बच्चे पढ़ते थे। परंतु आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में भेदभाव दिखाई देता है और अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के बच्चे आज भी उन सरकारी स्कूलों में जाते हैं जहां पर कम सुविधाएं हैं या कम योग्य शिक्षक पढ़ाते हैं। अंत में लोकतंत्र की चुनौती। आज संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर पूर्णतः लोकतंत्र हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई असमानता हर जगह दिखाई दे जाती है। इसलिए आज भी पूरे विश्व के देश, ऐसे समाज एवं लोग हमेशा ही सक्रिय रहेंगे जो हमें और अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त कराने के लिए संघर्षरत रहेंगे, जिससे सभी को समानता और आत्मसम्मान मिल सके। इसलिए हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए कि एक दिन हमारे देश भारत में भी सभी लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा और जनता स्वयं एक दूसरे को सम्मान देना शुरू कर देगी। इसके लिए सरकारों को भी और समाज के नागरिकों को भी निरंतर प्रयासरत रहना होगा, तभी हम ये प्राप्त कर पाएंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु: लोकतंत्र में समानता, आत्मसम्मान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मध्याह्न भोजन और संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में आप पुनः पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।